ईरान पर इजरायल और अमेरिका की बमबारी उधर रुक नहीं रही है और इधर ट्रंप कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। नेतन्याहू ने प्लान बनाया था कि युद्ध कुछ ही घंटों तक चलेगा, लेकिन ये कहानी बदल गई और अब जो खबरें आ रही है वो ये कि इजरायल तभी मानेगा या अमेरिका युद्ध तभी रोकेगा जब वहां के सारे जो आतंकियों के पनाहगार हैं, जो आतंकियों की मदद करते हैं। और ईरान कैसे मदद करता है? हिजबुल्ला और हूती और तमाम जो संगठन हैं उनकी खुलकर जैसे मदद करता है। उन सभी संगठनों पर जब तक इजरायल और अमेरिका पूरी तरह से उन संगठनों को मिट्टी में नहीं मिला देते, तब तक ये जो जंग चल रही है ये रुकेगी नहीं। इस तरीके की चर्चाएं भी होने लगी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान में भी तो आतंकी संगठन है, तो फिर उनका इलाज कौन करेगा? क्या भारत इसी दौरान कोई इलाज करेगा? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, हमारे साथ राहुल मौजूद हैं। आखिर इसकी पूरी कहानी क्या हो सकती है? क्या लगता है क्या होने वाला है? पूरी बात समझते हैं। जी अभिषेक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है वहाँ पे जो मुख्य आतंकी संगठन है, पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। वहाँ पर हिजबुल्ला है और हूती हैं, उसके अलावा हमास है। अब इनकी अगर हम सैन्य क्षमता की बात करें, जो इनके लड़ाके हैं, जो इनके पास आतंकी हैं, उनकी बात करें तो हिजबुल्ला के पास करीब बताया जाता है कि 1 लाख के करीब उसके पास में लड़ाके हैं। तो वहीं हूतियों के पास में 2 लाख के करीब लड़ाके बताए जाते हैं। और इस सब के अलावा जो हमास है, हमास के पास करीब 50,000 के आसपास लड़ाके थे। लेकिन जब इजराइल और हमास का जो संघर्ष है वो शुरू हुआ, हमास को जब मारना शुरू किया इजराइल ने, तो अब उनके पास में तकरीबन 15 से 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा इतने लड़ाके बचे हैं। यानी कि अगर इन आंकड़ों को मिलाएं तो ईरान के समर्थक हैं ये, ईरान इन्हें फंडिंग करता है, ईरान इन्हें हथियार देता है। क्योंकि अगर इनके हथियारों की बात करें तो हिजबुल्ला के पास में अच्छी खासी मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और शाहिद जो 136 ड्रोन है वो भी इसके पास है, जो कि ईरान का ड्रोन है। और हूतियों के पास जो एक खास चीज़ है, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। यानी कि वो पानी में जो अमेरिकी नौसेना है या इजरायली नौसेना है उसको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर जमे हुए हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ईरान जो है उसकी सेना जो है उसके अलावा करीब 4-5 लाख सैनिक अलग से लेके चलता है, जिन्हें दुनिया आतंकवादी कहती है। और ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि ये रिकॉर्ड कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। क्योंकि उनके पास जो हथियार हैं वो ईरान से जाते हैं, उनके पास जो पैसा है, फंडिंग होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान ही होता है। ये तमाम दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं जिनके अंदर इस चीज़ को लेकर दावा किया गया है। तो अब अमेरिका को, इजराइल को अगर इन सब को मिटाना है तो उसे ये सबसे अहम बात है कि ईरान को जो है वो डोमिनेट करना पड़ेगा। ईरान को डोमिनेट करने के बाद में इन गुटों को जो है डोमिनेट करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी वहाँ पे और भी कई सारे समूह हैं, गुट हैं आतंकियों के, लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने खतरनाक नहीं हैं। लेकिन ये 3 गुट सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं और इनका जो मुख्य दुश्मन है वो इजराइल और अमेरिका ही है। हाँ तो राहुल, उधर जो भी आतंकी संगठन है मिडिल ईस्ट में, खास तौर पे अमेरिका इजरायल की जो लड़ाई चल रही है वो तो उधर है ही। इधर पाकिस्तान जिस हिसाब से आतंकियों को पालता है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बाद अब वहाँ के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान आता है कि भारत एक और युद्ध की तैयारी में है। और आप ये टाइमिंग देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसे लेकर बयान देते हैं और वो बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत कोई नई तैयारी में है? क्या उधर जो जंग छिड़ी है उसका असर इधर भी आने वाला है? ईरान ने चेतावनी पाकिस्तान को दी थी, लेकिन अब भारत क्या कुछ करेगा? देखिए अभिषेक, सबसे अहम बात यह है कि हमें पहले पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उन्हें भी समझना होगा कि पाकिस्तान ने जो आतंकियों को पाला हुआ है, जिन्हें वो अपनी सेकंड आर्मी की तरह यूज करता है। जब मैं आपको बता दूं 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, यानी कि भारत का एक हिस्सा चुराकर पाकिस्तान ने अपना देश बनाया। उसके बाद में जब इन्होंने कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की तो उस समय भी वहाँ पर जो है पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे, सिर्फ पाकिस्तानी सेना के साथ में वहां के आतंकवादी थे जो पाकिस्तानी सेना के साथ में मिलकर कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कारगिल वॉर की अगर बात करें तो कारगिल वॉर के दौरान भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और सेना ने मिलकर भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी, जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी।
यानी कि पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों ने हमेशा सेकंड आर्मी का रोल प्ले किया है। अब पाकिस्तानी अगर आतंकी गुटों की बात करें तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, द रेजिडेंस फ्रंट जो कि नया नया उभर रहा है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, अलबद्र है और बहुत सारे आतंकी संगठन हैं जो कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। टीआरएफ ने हाल ही में जो पहलगाम में जो निर्दोष हिंदुस्तानियों को मारा गया था और कहा था कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बता देना, तो उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। हालांकि बाद में वो मुकर गया, उसने अपने पल्ला झाड़ लिया जब उसे लगा कि तगड़ा एक्शन होगा। लेकिन भारत सरकार ने वहां पर पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से डोमिनेट किया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ना सिर्फ मिट्टी में मिलाया, बल्कि बड़े बड़े आतंकवादियों के घरेलू लोगों को, जो उनके पारिवारिक लोग थे, सगे संबंधी थे, उनको भी रात में ही मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान जब जंग बढ़ी तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक जो है मिसाइल से अटैक किया। ब्रह्मोस की मार पूरे पाकिस्तान ने देखी। तो अब पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है कि अभी आईबी से एक अलर्ट जारी हुआ है कि भारत के अंदर जैश के 2 गुट जो हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैश के आतंकी गुट जो है भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो हमारी सेना क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? फूल लेकर तो उनका स्वागत नहीं करेगी। डेफिनेटली है कि उन्हें मारा जाएगा, भगाया जाएगा। और अगर वो कुछ ज़्यादा अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं या वो किसी घटना को अंजाम देने में कामयाब होते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर यह बात कही है कि पाकिस्तान ये बात समझ ले कि इस बार अगर कोई ओछी हरकत करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान का जो हाल होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। यानी कि इसे एक बड़े मैसेज की तरह देखा जाना चाहिए। अभिषेक, इस तरफ मिडिल ईस्ट में आग फैली हुई है, इधर रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तमाम दुनिया में, वियतनाम में है, हर जगह जो है हालत खराब है। तो ऐसे में भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। पूरी विश्व बिरादरी जो है वो पूरी तरह से इधर ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था उस समय भी यही स्थिति थी। क्यूबा में हालत बिगड़े हुए थे, अमेरिका उधर बिजी था, तो चाइना ने मौका देखकर भारत के ऊपर हमला किया और 13-14 दिन युद्ध चला। उसके बाद में हालांकि चाइना वापस लौट गया। उस दौरान जो है भारत की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया गया था। जो विवादित जगह हैं केवल उन्हें छोड़कर, यानी कि जिन जगहों के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उन्हें छोड़कर बाकी किसी जगह पर चाइना ने उस समय कब्जा नहीं किया था। जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब भारत को कुछ नहीं करना है, भारत को केवल अपने मित्र राष्ट्रों की मदद करनी है। मित्र राष्ट्र कौन है भारत का? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का दोस्त है और अफगानिस्तान इस समय जंग से जूझ रहा है। जब अमेरिका यूक्रेन को इतने सारे हथियार दे सकता है, यूरोप यूक्रेन को इतने सारे हथियार दे सकता है, अमेरिका इजराइल को हथियार दे सकता है, चाइना पाकिस्तान को हथियार दे सकता है, तो फिर भारत अफगानिस्तान को हथियार क्यों नहीं दे सकता? भारत को अफगानिस्तान को हथियार देने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस समय। और अगर अफगानिस्तान थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, उसके पास में और अच्छे हथियार होते हैं, अच्छी मिसाइलें होती हैं, अच्छे ड्रोन होते हैं, तो वो पाकिस्तान को इस तरीके से धूल चटा सकता है कि किसी ने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। हाँ राहुल, एक बात और है, हथियार अगर भारत दे किसी देश को तो एक बात होती है, अगर चाइना दे तो चाइना का हथियार क्या हो रहा है आप जरा जंग के हालात देखिए। पाकिस्तान में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के जो चाइना वाले हथियार थे वो एकदम फेल हो गए। उसके बाद आप उधर देखिए कि ईरान में भी चाइना ने ही हथियार दिया था, और यहाँ तक कि जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठवाया, मादुरो को, वहाँ भी चाइना का ही डिफेंस सिस्टम तैनात था और वहाँ से भी उसने धोखा दे दिया। तो चाइना अगर हथियार दे किसी को तो मुझे लगता है किसी देश को भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भारत अगर हथियार दे तो भारत के ब्रह्मोस से पाकिस्तान भी काँप रहा है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि पाकिस्तान जो है ये मौका भारत के लिए ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये जो हालात बनते हैं दुनिया में ये देखकर युद्ध के फैसले नहीं होते या किसी देश पे इस तरीके के डिसीजन नहीं लिए जाते। पूरी सीसीएस की मीटिंग होती है, पूरी तरह से जानकारी ली जाती है और भारत का अगला कदम क्या होगा ये समझना तो मुश्किल है राहुल। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत हर दर्शक को है कि ये जो जंग चल रही है क्या इसका असर भारत तक पड़ेगा कुछ? अभिषेक, जो अभी आपने चाइना के हथियारों को लेके बोला, मैं सबसे पहले उसी पे आता हूँ। ये बात बिल्कुल एकदम सही है कि चाइना के हथियारों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो अपने गरीब दोस्तों को, यानी कि टुच्चे देशों को, जैसे पाकिस्तान एक टुच्चा देश है,
उसके लिए कोई ज़्यादा सम्मान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आतंकियों को पालता है, दूसरे देशों में हमले करवाता है, तो वो एक टुच्ची हरकतें करता है। तो ऐसे देश को जो हथियार देता है वो टेस्टिंग के लिए जो होते हैं वो हथियार वो उन्हें देता है। टेस्टिंग होगी, पास हुआ तो ठीक है, चाइना का नाम है, फेल हुआ तो कौन पिटेगा? पाकिस्तान। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान के साथ में जो है, आपने बोला कि अभी दुनिया में जो चीज़ चल रही हैं उन्हें देखकर जो है युद्ध के निर्णय नहीं लिए जाते। बिल्कुल आपने सही कहा, जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें देखकर युद्ध के निर्णय नहीं लिए जाते, लेकिन जो आगे होने होता है उसके बारे में सोच कर भी कभी कभी युद्ध के निर्णय लिए जाते हैं। और अगर अपनी जमीन को वापस लेने के लिए, हमारी जो सरजमी है, पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, ये बात राजनाथ सिंह भी कहते हैं, ये बात अमित शाह भी कहते हैं, ये बात राहुल गांधी भी कहते हैं, सभी ये बात कहते हैं। तो फिर अपने ही देश के हिस्से को लेने के लिए अगर जंग का कोई निर्णय लेना है तो वो ये सबसे सही समय है। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान से भारत की दूरी की बात करूं तो हमारे भारत के बॉर्डर से अगर देखें तो इस्लामाबाद कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 150-150 किलोमीटर इस्लामाबाद होगा, 200 किलोमीटर के अंडर होगा, 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में होगा। अगर भारतीय सेना जो है वो मारना शुरू करती है तो सुबह से शाम जब होगी, जब इस्लामाबाद के ऊपर भारतीय झंडा फहरा रहा होगा, यानी कि तिरंगा जो है वो इस्लामाबाद में फहरा रहा होगा सुबह से शाम तक, हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है, हमारी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है, हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग है, और हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान उनके सामने कहीं भी पानी भरता हुआ नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है, तो उधर वो फंसा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि डूरंड रेखा वाले जो उसका बॉर्डर है उसे छोड़ के वो भारत की तरफ सारी सीमा भेज देगा, सेना भेज देगा। भारत को कुछ नहीं करना, भारत को केवल 4 लाख सैनिकों को बॉर्डर पे ले जाके खड़ा कर देना है, जंग नहीं छेड़नी है। पाकिस्तान इतने में घुटनों पे आ जाएगा, पाकिस्तान बोलेगा आपको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन ये सैनिकों को वापस पीछे करो, क्योंकि अगर ये घुसाए तो पीओके छोड़िए, हमें इस्लामाबाद और लाहौर तक देना पड़ जाएगा। तो ये सबसे अहम बात है। और रही बात सीसीएस की बैठक की, तो सीसीएस की बैठक अभी हुई है, हो सकता है इस बारे में भी कोई डिस्कशन हुआ हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इस समय देश में, और बीजेपी अपने पिछले चुनाव से लेकर अब तक अपना एजेंडा बता रही है कि हमें पीओके वापस लेना है। कई तरह के बयान आ चुके हैं पीओके पर। तो बीजेपी को अगर अपना एजेंडा पूरा करना है तो ये सबसे मुख्य बात है। और सबसे अहम बात ये है कि भारत किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ रहा है, भारत केवल जो हमारा है उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है, जो अपना उसे वापस लेगा। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान से उसके हिस्से को छीन रहे हैं या पाकिस्तान से उनकी ज़मीन को छीन के ला रहे हैं। पीओके भारत का था और वो भारत को लेना चाहिए, ये सबसे उपयुक्त समय है। और इस समय का उपयोग जो है हमारी केंद्र सरकार को करना चाहिए और सेना को आदेश देना चाहिए कि जाओ और पीओके वापस लेकर आओ। यानी एक बात तो साफ है राहुल कि जो अखंड भारत की बात होती है हिंदुस्तान में, उस अखंड भारत का ये वक्त आ चुका है जो रशिया में पुतिन लंबे वक्त से सोवियत संघ, या आप उसको आसान भाषा में कहें तो अखंड रूस की बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ग्रेट अमेरिका अगेन की बात करता है, तो फिर भारत अखंड भारत के लिए क्या इस वक्त कोई कदम उठा सकता है? क्या भारत को ये कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।